SatyHindi.com पर मैं हूं नीलू व्यास और एक बार फिर से जुड़ी हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा में, जिसमें दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण आपके लिए लेकर आती हूं। लेकिन आज की शुरुआत हम करेंगे हमारी आज की 10 बड़ी सुर्खियों के साथ, उसके बाद करूंगी विश्लेषण। तो आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुनव्वर राणा के विवादित बयान के बाद उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज। 3 नवंबर को बिहार में दूसरे चरण का मतदान, 94 सीटों पर वोटिंग। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव कल, सिंधिया की साख दांव पर। यूपी की 7 सीटों पर उपचुनाव, योगी की नाक का सवाल। मायावती ने कहा बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं, ले लूंगी संन्यास। अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए मतदान कल, ट्रंप जा सकते हैं कोर्ट। भारत बोला गिलगित बाल्टिस्तान हमारा हिस्सा, पाक न करे बदलाव। पतंजलि ने 4 महीने में बेची 250 करोड़ रुपए की कोरोनिल किट। और आरक्षण को लेकर फिर शुरू हुआ गुर्जर आंदोलन, किए रेलवे ट्रैक जैम। और भारत में कोरोना के एक्टिव मामले 5,61,000 से अधिक। तो ये थी 10 बड़ी सुर्खियां जिनको आप SatyHindi.com पर देख सकते हैं। लेकिन अब शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो 3 खबरें जो हम आज का एजेंडा के विश्लेषण में लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली स्टोरी से। कवि और शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि मुनव्वर राणा ने अपने कुछ टीवी में दिए हुए इंटरव्यूज में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स कहे थे जिससे कि यूपी पुलिस का कहना है कि वो अलग अलग समुदायों के बीच में डिसहार्मनी क्रिएट कर रहा है, यानी कि अशांति फैला रहा है, नफरत फैला रहा है, ऐसा यूपी पुलिस का कहना है। हजरतगंज पुलिस कोतवाली के जो सब इंस्पेक्टर हैं दीपक पांडे, उनका ये कहना है कि जो मुनव्वर राणा के जो स्टेटमेंट्स है उससे साफ झलकता है कि वो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। तो अब आइए ये जानते हैं कि मुनव्वर राणा ने एग्जैक्टली क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि अगर मेरे माता या पिता का कोई कार्टून बनाएगा तो मैं उसे मार डालूंगा। अगर भगवान राम या सीता का कोई कार्टून बनाएगा तो मैं उसे मार डालूंगा। तो अगर लोग फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून पर लोगों को मारते हैं तो क्या गलत है, इस बात को मुनव्वर राणा ने इस बात को कहा है। और फिर उन्होंने इस बात को जस्टिफाई किया है ये कहते हुए कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर ऑनर किलिंग्स के लिए कोई कानून नहीं है, लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अगर ऑनर का सवाल है, अगर हमारे धार्मिक रसूल का सवाल है, अगर हमारे भगवान का सवाल है, और अगर उनका कोई अपमान कर रहा है, तो ये जो लोगों को मारा गया है ये गलत कैसे हो सकता है। जैसे ही उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिए हैं उसके बाद हजरतगंज पुलिस कोतवाली ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है, और सेक्शन 153A, 295A, 505(1)B इन सारी, और बेसिकली ये कहा है कि वो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, शांति भंग कर रहे हैं, और आईटी एक्ट का केस भी साथ में उनके लिए दर्ज हुआ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये यूपी पुलिस ने ये केस दर्ज क्यों किया। पहली बात ये कि क्या मुनव्वर राणा मुसलमान हैं इसलिए किया है, या वाकई में वो शांति भंग कर रहे हैं इसलिए किया है। लेकिन इसको एक ज्यादा बड़े पैमाने पर ये सारी चीजें देखने की जरूरत है, खासकर जो फ्रांस के नीस में जो जिस तरीके से वहां पे लोगों को मारा गया, और 16 अक्टूबर को जब सैमुअल पेटी जो शिक्षक थे उनको मारा गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देते हुए उन्होंने वहां के बच्चों को पैगंबर मोहम्मद के कार्टून दिखाए थे। तो जो पूरा बवाल है इस समय वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वर्सेस रिलीजियस सेंटिमेंट्स का है, कि हम जो धार्मिक भावना है उनको क्या हम ठेस पहुंचा रहे हैं, और अगर हम कार्टून दिखाते हैं तो क्या वो अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है। सारा डिबेट इस चीज को लेकर है। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, यहां तक कि जितनी भी प्रोग्रेसिव मुस्लिम विमेन राइटर्स हैं उनसे भी फोन पे बात की थी, और आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी कि बड़ी से बड़ी प्रोग्रेसिव मुस्लिम राइटर्स भी इस समय बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहती हैं खुलकर, इसलिए क्योंकि उनके धर्म का मामला है
और वो धार्मिक मामलों पर बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहती। मैं नाम नहीं बताऊंगी इस राइटर का जिसने मुझे फोन पर ये कहा कि नीलू, अगर मैं आपको कोई भी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड दूंगी तो मेरे उस स्टेटमेंट को डिस्टॉर्ट करके ये सरकार पता नहीं मेरे साथ आगे क्या करेगी और इसके बाद इस देश में मेरा काम करना मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह से जब मैंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कई लोगों से बात किया, मैं फिर भी उनका नाम नहीं लूंगी क्योंकि उनको भी यही डर है कि उनके एक स्टेटमेंट को इस तरह से डिस्टॉर्ट कर दिया जाएगा कि उनको बिल्कुल टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा, या ये बोल दिया जाएगा कि ये तो आतंकवादी हैं और ये तो एंटी नेशनल है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जितने भी लोगों से मैंने बात किया, उन्होंने ये कहा कि वो विभत्सना करते हैं इस चीज की कि जिस तरीके से लोगों को मारा गया, लेकिन साथ ही AIMPLB के लोगों का ये कहना है, उसको ध्यान से सुनिएगा उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने ये कहा है कि इमैनुअल मैक्रों खुद एक आतंकवादी हैं क्योंकि वो आतंकी घटनाओं को बल दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं। उनका ये कहने का ये मतलब था कि अगर आप किसी भी धार्मिक भावना को अगर प्रोवोक करेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग सड़क पर उतरेंगे, लोग मारेंगे, लोगों का गला काटेंगे। तो इस तरीके की भावना का जो जनदाता है वो इमैनुअल मैक्रो है। उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि इमैनुअल मैक्रो इज ऑलमोस्ट लाइक अ टेररिस्ट बिकॉज ही इज प्रोवोकिंग दोस काइंड ऑफ फीलिंग्स, ही इज हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल। तो कुल मिलाकर इस समय जो ये मामला है कि किस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वर्सेस रिलीजियस सेंटिमेंट्स की यहां पर बात हो रही है, तो मैं ये भी बता दूं आपको कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों का ये कहना है, जब मैंने उनसे सवाल ये किया कि इसका क्या काट है, ये तो हिंसक होती जा रही है ये घटनाएं, तो उन्होंने कहा कि अब ये मामला यहां पर नहीं रुक सकता, अब ये पूरे विश्व को बैठकर तय करना होगा कि ये कहां रुकेगा। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इमैनुअल मैक्रो इस तरीके का अड़ियल रवैया इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि वहां पे 2022 में इलेक्शंस हैं और वहां पे अगर मुस्लिम्स की आप अगर जनसंख्या की बात करें फ्रांस में तो वो लगभग 8 मिलियन के करीब है, यानी कि 80 लाख मुस्लिम्स वहां पर हैं। तो मुस्लिम्स का जो एक तबका है वो एक छोटा तबका है और उसको किस तरीके से अलग किया जाए, इस अंदेशे से, इस मंशे से इमैनुअल मैक्रो ने ये स्टेटमेंट्स दिए हैं। इमैनुअल मैक्रो ने ये बोला था कि इस्लाम क्राइसिस में है। उन्होंने कहा कि जो एक्सप्रेशन ऑफ कार्टून्स है उसका राइट कभी भी विड्रॉ नहीं करेगा फ्रांस। तो AIMPLB के लोगों का ये कहना था कि इस्लाम क्राइसिस में नहीं है, मुस्लिम्स क्राइसिस में हो सकते हैं लेकिन इस्लाम क्राइसिस में नहीं है। तो मैंने बात करने की कोशिश की, मैंने ये भी सोचा कि आपके लिए ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेकर आऊं, लेकिन ये इन सारे लोगों का एक ही मत था कि अगर वो ऑन रिकॉर्ड कोई भी बात सत्यहिंदी.com पर कहेंगे या किसी और प्लेटफॉर्म पर जाकर कहेंगे तो उनके स्टेटमेंट को डिस्टॉर्ट कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ केसेस हो जाएंगे। तो यानी कि डर से वो ऑन रिकॉर्ड नहीं आए, लेकिन उनकी बातें मैंने आपको बताई हैं और उनका ये बिल्कुल कहना है कि जो किलिंग्स हुई हैं, जिस तरह से लोगों को मारा है वो गलत है, लेकिन ये भी गलत है कि पैगंबर मोहम्मद के कार्टून्स बनाकर और जिस तरीके से उनके धार्मिक रसूल का मजाक उड़ाया जा रहा है ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बिल्कुल भी गवारा नहीं है। तो अब ये जो एक गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, तो साफ इनका ये कहना है राइटर्स का और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कि इसका काट अब विश्व के बाकी नेता बैठकर निकालेंगे, बाकी लीडर्स निकालेंगे कि किस तरह से ये सिचुएशन आगे बढ़ेगी। तो आइए अब दूसरी खबर की ओर चलते हैं, लेकिन आपका फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बिहार के चुनाव की, जी हां, कल दूसरे चरण का मतदान है जो कि सबसे बड़ा चरण माना जाता है, जिसमें कि 94 कंस्टिट्यूएंसीज हैं जो फैली हुई हैं 17 डिस्ट्रिक्ट्स में। और इसमें आपको ये भी बता दें कि इसी चरण में राघोपुर से तेजस्वी यादव भी लड़ रहे हैं, जिनका पूरा ये जो चुनाव का केंद्र बिंदु है वो जाकर तेजस्वी यादव पर अटक गया है कि क्या तेजस्वी ही इस बार बिहार को निजात दिलाएंगे। इस तरीके की बड़ी बातें हो रही हैं। तो कल का जो चरण है, जो सेकंड फेज है बिहार का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा कंस्टिट्यूएंसीज हैं और दूसरा इसलिए कि तेजस्वी यादव का जो भविष्य है वो पूरा उनकी कंस्टिट्यूएंसी में अटका हुआ है। लेकिन अब बात करें तो किन किन मुद्दों की बातें हुई हैं, क्या जो लार्जर कॉन्टूर्स हैं अभी तक बिहार के वो क्या रहे हैं, उस पर बात करते हैं। अगर हम तेजस्वी यादव की बात करते हैं तो तेजस्वी यादव को इस बात का क्रेडिट देना होगा कि किस तरह से वो जो बड़े नेता हैं जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, JDU के जो चीफ है नीतीश कुमार,
उनका मुकाबला तेजस्वी यादव ने किस तरह से किया है। शुरुआती दिनों में तेजस्वी यादव को सीरियसली कोई नहीं लेता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप हर रैली में देखिए, उनका कटाक्ष, उनका हमला सिर्फ एक ही व्यक्ति पे होता है और वो है तेजस्वी यादव, जिसको उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये जंगल राज का युवराज है। लेकिन अगर हम जंगल राज का युवराज है, वो सिर्फ एक ही बातें कह रहा है कि सिंचाई, दवाई, कमाई, इन सारी बातों को लेकर तेजस्वी यादव लोगों के बीच में आ रहे हैं। और जो बिहार का यंग वोटर है, यानी कि जो युवक है वहां का, उसको यही लग रहा है कि उसके घर में रोटी और रोजगार कैसे आएगा, और उसे शायद तेजस्वी यादव से ज्यादा उम्मीदें नजर आ रही हैं। रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार एक हारे हुए सेनापति हैं जो युद्ध में चले गए हैं, पर अभी ये भी नहीं पता है कि बीजेपी उनके साथ में है या नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलीज में इस बात को साफ कर दिया है, जेपी नड्डा ने भी इस बात को साफ किया है, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार ही इस एनडीए अलायंस के चीफ मिनिस्टर बनेंगे बिहार में। तो इन बातों को साफ साफ कहा गया है। लेकिन चिराग पासवान की जो एंट्री है वो एक एक्स फैक्टर के रूप में उभर रही है। चिराग ने ये बोल दिया है कि वो अपना सीना चीरकर वो दिखा सकते हैं कि वो हनुमान की तरह, कि किस तरह से वो एक बड़े भक्त है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। लेकिन जो जमीनी तौर पर जहां के लोकल नेता है, उन्होंने सबको नकार दिया है। चिराग को सबने नकारा है, और सबका और कई लोगों का जेडीयू में ये कहना है कि बीजेपी और एलजेपी की एक आपसी साठगांठ है, एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, जिसको लोग बहुत ज्यादा उजागर नहीं कर रहे हैं। तो एलजेपी का कितना बड़ा फैक्टर रहेगा, ये इस चुनाव में देखना होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार की पार्टी का क्या होगा, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव भारी मात्रा में जीतते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने, और कुछ तो आपको ये भी बता दें कि चिराग पासवान ने अभी कुछ ही दिन पहले ये कहा था कि नीतीश कुमार तो ऐसे लीडर हैं कि वो वापस ग्रैंड अलायंस में, यानी कि महागठबंधन में वो वापस जा सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने उस पर क्या बोला कि चिराग पासवान कभी भी एनडीए का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इस तरीके की बयानबाजी आए दिन सुनने को मिली है। लेकिन जिन इश्यूज और जिस दर्द से इस समय बिहार गुजर रहा है, वहां पे बाढ़ थी, कोरोना का कहर था, और वहां पे रोटी रोजगार के बड़े मुद्दे इस समय हैं, उसकी बातें कौन कर रहा है? उसकी बातें तेजस्वी यादव ही कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से ये उम्मीद लोगों को लग रही है, क्योंकि वो केंद्र में उनकी सरकार है, वो बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं। उन्होंने गलवान वैली की भी बात की, उन्होंने आर्टिकल 370 की बात किया, अनुच्छेद 370 की बात किया, नेशनलिज्म और राष्ट्रवाद के मुद्दे भी उन्होंने वहां पर उठाए, राम मंदिर का भी मुद्दा उठा डाला। तो ये सारे भावनात्मक इश्यूज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाए हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि बिहार का एक भारी तबका है जो इस बात को सोचता है और समझता है कि अगर वो बीजेपी को या एनडीए को वोट डालेंगे तो हो सकता है, क्योंकि डबल इंजन की बात बार बार कही जा रही है कि अगर बिहार और केंद्र में एक ही सरकार होगी तो बिहार का भविष्य भी तय है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ उम्मीदें तेजस्वी यादव से हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लोगों की भारी उम्मीदें टिकी हुई हैं, और लोगों को लगता है इस समय कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर हम वोट डालेंगे तो शायद बिहार का भविष्य निश्चित होगा। तो ऐसी भावनाओं के बीच बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इलेक्शन माना जा रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं कि बहुत ही पेक्यूलियर चुनाव है, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट है वो खुद ही एक हारा हुआ सेनापति है। इसके पहले कभी भी हमने ऐसा चुनाव नहीं देखा। लेकिन पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल्स, उसमें कुछ भी हो सकता है। कल दूसरे चरण का चुनाव है जहां पर 94 कंस्टिट्यूएंसीज में वोट पड़ेंगे, और एक चरण का चुनाव और बाकी है। तो अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, ये ट्रेलर है, लेकिन आगे क्या होगा, 10 नवंबर को क्या होगा, ये आपको पल पल की जानकारी मैं बताऊंगी। और अब इस पर आपका क्या सोचना है, क्या फीडबैक है, जरूर बताइएगा। मैं तीसरी खबर की ओर चलती हूँ। चुनाव के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश की 28 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है। अब लोग इसे एक मिनी असेंबली इलेक्शन की तरह देख रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने एमएलएज को लेकर अलग हो गए थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, तब कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। लेकिन अब अगर हम आंकड़े की बात करें तो आपको बता दें कि 28 सीटों पर यह उपचुनाव है। बीजेपी को महज
9 सीटें चाहिए, तब वो सरकार बना लेगी। और कांग्रेस अगर पूरा 28 सीट जीती है, तब जाकर कहीं ना कहीं वो सरकार बना पाएगी। लेकिन अगर आपको अभी के जो मैं आंकड़े बताऊं, तो कांग्रेस के पास 88 एमएलएज हैं, और 88 है तो उनको अगर 28 एमएलएज वो पूरे जीते हैं, तब जाके वो हाफ वे मार्क आएंगे। बीजेपी के पास इस समय 107 सीटें हैं, तो और उनके पास 4 इंडिपेंडेंट्स का सपोर्ट है, 2 बीएसपी के एमएलएज हैं, और एक समाजवादी पार्टी का सस्पेंडेड एमएलए है, उसका भी सपोर्ट है। लेकिन कांग्रेस को यह लगता है कि अगर 20 या 21 सीट भी वो जीत गई, तो वो दबाव डालकर बीएसपी और इंडिपेंडेंट्स को वो अपने फेवर में कर लेगी। तो किसकी साख पर किसकी जो साख है वो दांव पर इस समय लगी हुई है। पहला तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो क्लाउट है पूरा बीजेपी में, वो इस पर निर्भर करता है कि वो कितनी सीटें जीत कर लेकर आते हैं। आपको याद दिला दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चंबल ग्वालियर रीजन से आते हैं। इस पूरे चुनाव में जो 28 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, 16 सीटें सिर्फ चंबल और ग्वालियर रीजन से हैं। वहां पर नरेंद्र तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय के जो बेटे जयवर्धन सिंह हैं, उनकी साख भी दांव पर लगी हुई है। तो एक बहुत ही रोचक चुनाव है। दूसरा जो व्यक्ति है जिसकी साख दांव पर लगी है, वो है शिवराज सिंह चौहान। क्या वाकई में अब फिर से सरकार बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे? उनके लिए बहुत सारा बैगेज भी है, क्योंकि बार बार ये लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने कोविड क्राइसिस को हैंडल किया, लोगों को वो चीज गवारा नहीं हुई। उधर कमलनाथ के लिए भी वो डू एंड डाई बैटल है, क्योंकि कमलनाथ ऑलरेडी 74 साल के हो चुके हैं, और अब जो अगला चुनाव 2023 में मध्य प्रदेश का होगा, तो कोई जरूरी नहीं कि अगर राहुल गांधी प्रेसिडेंट बन जाते हैं और वो एक यंग नेता को लेकर आते हैं, तो कमलनाथ के लिए भी एक डू एंड डाई बैटल है। सिंधिया का मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कितनी सीटें सिंधिया लेकर आते हैं, उस पर वो एक दमखम नेता के रूप में उभरेंगे या एक मार्जिनलाइज नेता बीजेपी में बनेंगे, ये उस पर डिपेंड करता है कि कितनी सीटें वो लेकर आते हैं। तो बिहार का तो चुनाव रोचक है ही, लेकिन साथ में जो ये उपचुनाव है, ये अपने आप में कहानी बयान कर रहा है। लेकिन इस पूरे उपचुनाव में अगर कोई किंग मेकर बनने का ख्वाब देख रहा है, तो वो है बीएसपी, और मायावती ने इस बात को खुलकर कह दिया है। उन्होंने कहा है कि वो उसी के साथ जाएंगी जिसके साथ उनका फायदा दिखता है। हालांकि आज उन्होंने इस बात को कहा था कि बीजेपी के साथ वो हाथ नहीं मिलाएंगी, वो संन्यास ले लेंगी, लेकिन बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगी। लेकिन मायावती के कहने और करने में आपने देखा है हमेशा बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है। तो इस समय क्या बीएसपी ऐसी पार्टी क्या मध्य प्रदेश में किंग मेकर साबित होती है? तो हम सबकी नजरें इस उपचुनाव पर होंगी। याद रखिएगा कि अगर हम तेजस्वी यादव वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव वहां पर देख रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के जो उपचुनाव हैं, दे आर नथिंग लेस देन अ बैटल बिटवीन ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज चौहान एंड कमलनाथ। इन तीनों को आप देख लीजिए, तो मध्य प्रदेश का भविष्य भी कहीं ना कहीं जाकर अटका हुआ है कि अब किसकी सरकार बनेगी। उपचुनाव के जो रिजल्ट्स आएंगे उस पर डिपेंड करता है कि शिवराज वापस आएंगे या कमलनाथ की किस्मत इतनी तेज चमकेगी कि वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इन सब पर हमारी निगाहें टिकी होंगी। आज का एजेंडा के विश्लेषण में इतना ही। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर @needu317। बताइएगा आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा। बने रहिएगा सत्य हिंदी के साथ। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।